तो कभी सोचा है कि ये जो हमारा दिमाग है, ये असल में काम कैसे करता है? आज के इस सफर में हम कुछ ऐसे ही शानदार विचारकों से मिलेंगे जिन्होंने हमारे मन के, कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट्स तैयार किए। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली है ना? कि आखिर एक छोटा सा दिमाग दुनिया की इतनी सारी मुश्किल पहेलियों को सुलझाना सीखता कैसे है? यकीन मानिए, यही वो गुत्थी है जिसने दशकों तक मनोवैज्ञानिकों को उलझाए रखा। तो हमारे मन का ये जो नक्शा है, ये बनता कैसे है? हम शुरुआत करेंगे दो बड़े आर्किटेक्ट से, जिनकी सोच, कह सकते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक का मानना था कि हम अपनी समझ अंदर से बनाते हैं, जबकि दूसरे का कहना था कि नहीं, दुनिया हमें बाहर से आकार देती है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं जीन पियाजे से। इन्हें बच्चों के मन का नक्शा बनाने वाला पहला इंसान कहा जा सकता है। उन्होंने ही हमें दिखाया कि बच्चे दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। पियाजे का जो सबसे अहम आइडिया था, वो था स्कीमा का। अब इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में जानकारी रखने के लिए अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो उसे एक सही फोल्डर में डाल देते हैं ताकि दुनिया को समझने में आसानी हो। तो सवाल ये है कि ये फोल्डर भरते कैसे हैं? पियाजे ने इसके दो बड़े कमाल के तरीके बताए। पहला है आत्मसातकरण। मान लीजिए एक बच्चे ने सीखा है कि 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता होता है। अब जब वो पहली बार बिल्ली देखता है तो उसे भी अपने पुराने कुत्ता वाले फोल्डर में ही फिट कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अरे, ये तो म्याऊं करती है, तब वो एक नया फोल्डर बनाता है बिल्ली का। और इसी को कहते हैं समायोजन। है ना कितना आसान? और हाँ, ये सब कुछ एक साथ नहीं होता। पियाजे के मुताबिक हम 4 खास स्टेज से होकर गुजरते हैं। बचपन में दुनिया को छूकर और चक्कर सीखने से लेकर बड़े होकर इंसाफ और ईमानदारी जैसे गहरे विचारों के बारे में सोचने तक। ये समझना पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ही जरूरी है ताकि वो बच्चों को सही स्टेज पर सही चीज सिखा सकें। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम अपनी समझ वाकई अकेले ही बनाते हैं? लिव वाइगोत्स्की ने कहा, बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि हमारे दिमाग के असली आर्किटेक्ट्स तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा हैं। हम अकेले कुछ नहीं सीखते। उनका सबसे दिलचस्प आइडिया है ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये वो जादुई जगह है जहां असली लर्निंग होती है। सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। वो अकेले नहीं कर सकता, पर जब कोई बड़ा उसे सहारा देता है, जो कि यहाँ MKO यानी अधिक जानकार व्यक्ति है, तो वो सीख जाता है। बस यही वो जोन है जहां हम मदद से आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। पियाजे का मानना था कि पहले हमारे दिमाग में विचार आते हैं, फिर हम उन्हें बताने के लिए भाषा सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, भाषा हमारे विचारों को बनाती है, उन्हें आकार देती है। तो सोच पहले या शब्द, ये साइकोलॉजी की सबसे क्लासिक बहसों में से एक है। अच्छा, सोचने के तरीके से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि हम कौन हैं? हमारी पहचान आखिर बनती कैसे है? और हम सही और गलत का फैसला करना कैसे सीखते हैं? चलिए अब इसका पता लगाते हैं। एरिक एरिक्सन का मानना था कि हमारी जिंदगी 8 स्टेज का एक नाटक है। हर स्टेज पर हमें एक सामाजिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे बचपन में, क्या हम दुनिया पर भरोसा करना सीखते हैं या नहीं? या फिर टीनेज में, क्या हम अपनी पहचान ढूंढ पाते हैं? इन्हीं चुनौतियों का नतीजा तय करता है कि हम कौन बनेंगे। और हमारे सही गलत के फैसले, लॉरेंस कोलबर्ग ने इसे 3 मंजिला सीढ़ी की तरह देखा। सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर हम सही काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सजा से बच सकें या इनाम पा सकें। बीच वाली सीढ़ी पर हम समाज के नियमों को मानते हैं। और सबसे ऊपर हम अपने अंदर के सिद्धांतों के हिसाब से जीते हैं, फिर चाहे नियम कुछ भी कहते हों। पर एक मिनट, क्या नैतिकता का मतलब सिर्फ इंसाफ और नियम कानून ही है? यहीं पर कैरल गिलिगन ने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। उनका कहना था कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो ज्यादातर पुरुषों के नजरिए से देखी गई हैं। उन्होंने कहा कि देखभाल, हमदर्दी और हमारे रिश्ते, इनकी भी अपनी एक नैतिकता होती है और ये भी उतनी ही जरूरी है, पर अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। तो अब तक हमने समझा कि हम सोचते कैसे हैं और हम कौन बनते हैं, लेकिन हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? चलिए अब इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से को देखते हैं कि हम व्यवहार सीखते कैसे हैं। आल्बर्ट बंडूरा के दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा था। क्या कुछ सीखने के लिए हमेशा इनाम या सजा की जरूरत होती है?
या हम सिर्फ किसी को देखकर भी सीख सकते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक बहुत ही साधारण खिलौने का इस्तेमाल किया, एक बोबो डॉल। अपने बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बच्चों के एक ग्रुप को एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक बड़ा आदमी उस गुड़िया पर चिल्ला रहा था, उसे मुक्के मार रहा था। बस इतना ही। बच्चों ने सिर्फ ये सब होते हुए देखा। और फिर जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। जब उन बच्चों को उस गुड़िया के साथ अकेले छोड़ा गया तो उन्होंने हूबहू वैसा ही गुस्सा और वैसा ही बर्ताव किया जैसा उन्होंने फिल्म में देखा था। इससे ये बात साबित हो गई कि हम सिर्फ दूसरों को देखकर भी व्यवहार सीख सकते हैं। इसके लिए किसी इनाम या सजा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम सिर्फ देखकर ही नहीं सीखते। दो और महान विचारक हुए, पावलोव और स्किनर। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारा माहौल हमारी आदतें कैसे बनाता है, या कह सकते हैं कि हमें ट्रेन करता है। और मजे की बात यह है कि दोनों के तरीके एक दूसरे से बहुत अलग थे। स्किनर ने तो हमें व्यवहार बदलने के लिए एक तरह का टूल किट ही दे दिया जो बहुत सिंपल है। किसी आदत को बढ़ावा देना है तो या तो कुछ अच्छा जोड़ दो, जैसे बच्चे की तारीफ कर दी, या फिर कुछ बुरा हटा दो, जैसे अच्छा काम करने पर उसे घर का कोई काम करने से छूट दे दी। और किसी आदत को कम करना है तो या तो कुछ बुरा जोड़ दो, जैसे डांट लगा दी, या फिर कुछ अच्छा हटा दो, जैसे उसका टीवी देखने का टाइम कम कर दिया। तो इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल तो बचता ही है, हमारे काम पर आखिर कंट्रोल किसका है? क्या ये हमारी ऑटोमेटिक आदतें हैं, जैसा पावलोव ने दिखाया, या फिर हमारे कामों के नतीजे, जैसा स्किनर ने बताया, या शायद ये सिर्फ नकल है, जैसा बंडूरा ने साबित किया? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना?